नमस्कार साथियों। तैयारी आईएएस पीसीएस यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारा एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश का सेकंड वीडियो होगा, मतलब पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हम एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के बारे में देख चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है उत्तर प्रदेश का एजुकेशन में वो देख चुके हैं। डिवीज़न्स क्या हैं, प्राइमरी लेवल पे डिवीज़न्स क्या हैं, सेकेंडरी लेवल पे एंड हायर एजुकेशन लेवल पे क्या डिवीज़न्स हैं वो देख चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ स्कीम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये वाला वीडियो होगा इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स फॉर स्कूल प्रोग्राम से। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर स्कूल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये स्कीम है इम्प्लीमेंटेशन बाय उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस स्कीम को उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है विद डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल टू ओलंपिक, स्कूल से ओलंपिक तक बच्चों को पहुंचाना। 3 फेजेज़ में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। इनिशियली 26 स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन अब ये इस स्कीम में 28 स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। स्कीम 2023 के अंत में, दिसंबर 2023 में स्टार्ट की गई थी, तो इस बार इस स्कीम के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक बारी इसीलिए मैंने इसमें दिया हुआ है। इस स्कीम में एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल कोड, जो भी स्कूल कोड होगा उसके थ्रू बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैलेंटेड एथलीट। ठीक है ना, जो टैलेंटेड एथलीट है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, जिससे कि उन्हें आगे अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, अच्छी कंपटीशन मिल सके और वो अपने खुद को भी डेवलप कर सकें। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बच्चे को अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, इसके स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म को अर्ली लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे नर्चर किया जाएगा। जब उसे नर्चर किया जाएगा तो वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर सकता है आगे। विज़न क्या है इस स्कीम का? हेल्दी बनाना, एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट को प्रॉपर पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है एट एवरी लेवल, सभी लेवल पे। जो गांव में बच्चे हैं उन्हें भी, जो शहर में हैं उन्हें भी, इन सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है। इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस बाय स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस के लिए रेडी करना है ऑफ द स्टेट बाई 2030 तक। ठीक है, स्टेट में जो बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें 2030 तक ओलंपिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस के लिए रेडी करना है। टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप स्पोर्टिंग कल्चर इन द स्टेट। ठीक है ना, जैसे हरियाणा में स्पोर्टिंग कल्चर है, पंजाब में हॉकी का कल्चर है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी स्पोर्टिंग कल्चर को डेवलप करना है। वो कैसे हो सकता है? जब बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएं होंगी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, अच्छे कोचेस होंगे, अच्छी डाइट मिल रही होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी और जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पैसा होगा। ठीक है ना, तो लोग अपने आप ही स्पोर्ट्स को परस्यू करेंगे, एज अ प्रोफेशनली परस्यू करने का सोचेंगे। ठीक है ना। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाइल स्ट्रेंथिंग द स्टेटस ऑफ स्कूल स्पोर्ट्स इन स्टेट। जो स्टेटस है स्कूल स्पोर्ट्स का वो अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी स्कूल हैं उनके पास मोस्टली ग्राउंड्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोचेस नहीं है, पीटी टीचर होता है वो ही सारा कुछ देखता है। तो स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। जब बच्चों को इनिशियल लेवल पे ही हम स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, खिलाएंगे, उन्हें कंपटीशन के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और उसी टैलेंट को नर्चर करेंगे, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, उन्हीं बच्चों को नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना हो गया। प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैन ऑल्सो बी स्ट्रेंथन थ्रू
स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कीपिंग ऑल द स्टूडेंट फिजिकली एंड मेंटली फिट, स्टूडेंट को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखना। इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट, इन 4 पॉइंट्स के थ्रू स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जाएगा। अपग्रेड स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑफ ऑल द स्कूल, सारे स्कूल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। स्टूडेंट कनेक्ट स्टूडेंट विद फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, सारे बच्चों को स्पोर्ट्स कनेक्ट स्टूडेंट्स विद फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट को फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स से कनेक्ट करना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटली लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आईपैड पे, फ़ोन पे, डिजिटल गेमिंग पे ज़्यादा बच्चे लगे रहते हैं, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स से दूर हो चुके हैं। तो बहुत सारी मेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं और ओबेसिटी आ रही है, फिज़िकली फिट नहीं है, ठीक है, तो उन सबको दूर करने के लिए भी ये स्कीम काफ़ी अच्छी हो सकती है। सिलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स थ्रू स्पोर्ट्स कंपटीशन, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आगे भेजना है हायर लेवल पे, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, अच्छे कोचेस के थ्रू मिलवाया जाएगा, अच्छे नर्चरिंग होगी, तो वो स्टेट को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोवाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना है। डिटेल्स क्या हैं ऑलरेडी देखते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। इनिशिएटेड इन 2023 28 स्पोर्ट कवर्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑलरेडी कवर है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंप्लीमेंट करेगा विद डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। फंडिंग कहाँ से आएगी? डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू फंडिंग आएगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल्स में हम मेन क्या है, स्पोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फंडिंग यहाँ से आएगी, बट इम्प्लीमेंटेशन हमारी डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करेगी। पैन स्टेट कवरेज है, 3 फेजेज़ में होगा। टोटल 1 लाख टीमें बनाई जाएंगी एट एवरी लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब जो सबसे निचला स्तर हो सकता है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और ऊपर तक जाएंगे। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई हमारी? बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, नीचे से हायर लेवल पे जा रहे हैं। न्याय पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत के बाद ऊपर न्याय पंचायत, ब्लॉक लेवल, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल को पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इन सब लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाएंगी। जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके उन्हें नर्चर किया जाएगा। एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेट एंड एडेड स्कूल आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अब एडेड स्कूल को भी इंक्लूड किया गया है। अपग्रेडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, जो स्किल एंड ट्रेनिंग मेथड है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएंगे, कोचेस को रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएंगे, कोचिंग कैंप्स लगाए जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट डिपार्टमेंट है जो, उसने SCL के साथ एक MOU साइन किया है कि वो 5000 बच्चों को स्पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। जो बच्चे कंपटीशन के थ्रू ऊपर आएंगे आइडेंटिफाई होकर, उन्हें 5000 बच्चों को SCL स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। टिप्स एंड ट्रेनिंग मेथड बाय इंटरनेशनल प्लेयर्स के थ्रू बच्चों को टिप्स एंड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करें, नई नई टेक्निक सीखें, अच्छे जो इंटरनेशनल प्लेयर होंगे एज अ रोल मॉडल की तरह काम करते, तो बच्चे उनकी तरह बनना चाहेंगे और वो भी स्पोर्ट्स को ज़्यादा अच्छे से परस्यू करेंगे। पार्टिसिपेशन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेशन करेंगे बच्चे। पार्टिसिपेशन किया जिसमें 99 गोल्ड मेडल आए। ये इस स्कीम का इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट आया है, 99 मेडल लेके आए हैं, जिसमें 50 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है हमारी सर्व शिक्षा अभियान एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सी स्कीम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो आ सकती हैं उन्हीं पे ही फोकस किया हुआ है। ये सारी स्कीम आप खुद से पढ़ लीजिएगा। स्टेट में न्यू स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं फॉर स्टेट टीचर्स के लिए न्यू स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं। एंड CM टीचर अवार्ड के लिए भी न्यू स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं। इन अवार्ड्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि जो अच्छे टीचर्स हैं, जो इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए, उन्हें एज अ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि जो
एवरेज हैं या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं टीचर, उन्हें भी मोटिवेशन मिले, उन्हें भी मेहनत करने का मौका, उन्हें भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें और यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इन एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ किया है, ये क्वेश्चन आ सकता था, मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, तो आप एक बार देख लीजिए। दिशा ऐप बेसिकली आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करके दिशा ऐप को बनाया गया है। प्र प्रवीण फॉर स्किल ट्रेनिंग को के लिए प्रवीण ऐप बनी हुई है। परख पोर्टल बना हुआ है, परख पोर्टल के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। SGMS स्कूल ग्रेडिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ई लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान, ई लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान, इसका एक ऐप भी है जिसके थ्रू हम रेफरेंस मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन हमें वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जिसे NIC ने डेवलप किया है एंड उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी नेटवर्क ने डेवलप किया है। ई लाइब्रेरी पोर्टल, इसका नाम प्रज्ञान है। उसके बाद पहुंच पोर्टल, स्कूल मैपिंग, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद पंख पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पंख पोर्टल किस लिए? करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी फॉर स्टूडेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस रिगार्डिंग कॉलेजेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, प्रोवाइड क्लैरिटी इन करियर चॉइसेस। ठीक है, पंख पोर्टल हो सकता है कि इन्फॉर्म चॉइसेस, बच्चा जो अपने लिए करियर चॉइस कर रहा है वो इन्फॉर्म चॉइसेस की वजह से करे। उसके पास सिर्फ एक दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, जिस उन ऑप्शंस को वो अपने जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सके। मोस्टली क्या होता है मिडिल क्लास में या उत्तर प्रदेश में के बच्चों में कि उन्हें एक दो स्ट्रीम के बारे में पता होता है, एक दो करियर के बारे में भी पता होता है, तो स्टार्टिंग में वही चूज़ कर लेते हैं। उन्हें बहुत से करियर के बारे में नहीं पता होता है, तो चूज़ नहीं करते हैं और फिर बाद में अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक पंख पोर्टल है, इसमें काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों को ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। करियर ऑप्शन के बारे में अगर उन्हें पता होगा उसके अकॉर्डिंग स्किल डेवलपमेंट उनकी की जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV एंड वाईफाई, स्कूल में CCTV एंड वाईफाई को इंस्टॉल किया जा रहा है। उसके बाद एक और स्कीम है स्कूल बिल्डिंग न्यू स्टैंडर्डाइजेशन एक्शन प्लान बनाया है, किस लिए? स्कूल की बिल्डिंग है उनका स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ठीक है, यूपी इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन टीचिंग थ्रू स्वयं प्रभा चैनल एंड दूरदर्शन। यूपी एक पहला स्टेट था जिसने स्वयं प्रभा चैनल एंड दूरदर्शन के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की थी। उसमें 1360 एजुकेशनल वीडियो टेलीकास्टेड, 1360 एजुकेशनल वीडियो टेलीकास्ट किए गए थे ऑन PM ई विद्या चैनल। ई विद्या चैनल पर 1360 एजुकेशनल वीडियो टेलीकास्ट किए गए थे। सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल वीडियो अवेलेबल ऑनलाइन, PM ई विद्या चैनल एंड दीक्षा पोर्टल। उसके बाद ये डिजिटल एजुकेशन के बारे में हो गया। संस्कृत एजुकेशन इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हम देखेंगे। संस्कृत एजुकेशन को लास्ट 5-6 साल में उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रिवाइवल ऑफ संस्कृत एजुकेशन को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि क्यों रिवाइव करने की चीज़ें की जा रही हैं। इनफॉर्मल लर्निंग होती थी संस्कृत एजुकेशन में, उसे फॉर्मलाइज करने के लिए ट्राई किया जा रहा है, और कैसे इस इनफॉर्मल से फॉर्मल एजुकेशन को यूटिलाइज करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो देखेंगे एनालिसिस करके। इसकी 4 फोल्ड स्ट्रेटजी है। ओपनिंग न्यू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं। ओल्ड स्कूल जो थे उन्हें रिवाइव किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट अलंकार। ऑफरिंग स्कॉलरशिप, जो बच्चे संस्कृत में एजुकेशन ले रहे हैं 6 to 12 उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। क्लास वाइज स्कॉलरशिप है, क्लास 6 के लिए 50 रुपीज़, 7th के लिए 80 रुपीज़, ऐसे करके स्कॉलरशिप है। इसमें हर साल लगभग 20 करोड़ का बजट पास होता है स्कॉलरशिप के लिए। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया एग्जामिनेशन, जो ये हमारा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन बोर्ड, वो
एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। जैसे हमारा 12th लेवल का होता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होता है, वैसे ही इसमें भी एक बोर्ड है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है कि आपने 12th लेवल का एग्ज़ाम संस्कृत से पास किया हुआ, संस्कृत में पास किया हुआ है। तो ओवरसी संस्कृत एजुकेशन ये करता है, ये बोर्ड करता है 12th लेवल तक। इसमें बजटरी एलोकेशन देख लेते हैं संस्कृत एजुकेशन के लिए। 2023-24 में 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, अनाउंस किए गए थे संस्कृत स्कूल पूरे स्टेट में डेवलप इस्टेब्लिश करने के लिए। 2024-25 में 5 करोड़ दिए गए थे फॉर न्यू गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेजेस, 20 करोड़ फॉर स्कॉलरशिप परसुइंग संस्कृत स्टडीज़ इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत में जो एजुकेशन परस्यू कर रहा है उसके लिए 20 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया था, जिसके थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी क्लास वाइज। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद ₹10.46 करोड़ कंस्ट्रक्टिंग हॉस्टल के लिए मिनी स्टेडियम इन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज हैं उनमें 10.5 करोड़ रुपए की मदद से हॉस्टल बनाया जाएगा एंड मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। 2025-26 में देख लेते हैं 20 करोड़ फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फिर से 20 करोड़ इस साल भी बजट में एलोकेट किया गया है। 13 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट संस्कृत स्कूल, ठीक है ना। स्टेट संस्कृत स्कूल बनाने के लिए 13 करोड़ इस साल भी दिए गए हैं। उससे पहले 5 करोड़ दिए गए थे। न्यू गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। आपको अगर नंबर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए कि न्यू गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल बनाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हर बार लगभग बजट एलोकेट हो रहा है। स्कॉलरशिप के लिए बजट एलोकेट हो रहा है, संस्कृत स्कूल के लिए बजट एलोकेट हो रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश संस्कृत एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है वो हम आगे देखेंगे। पार्ट फ्रॉम मथुरा एंड एटा के अलावा 15 न्यू गवर्नमेंट सेकेंडरी संस्कृत स्कूल इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं इन 15 डिस्ट्रिक्ट। 15 डिस्ट्रिक्ट में 15 न्यू संस्कृत एजुकेशन स्कूल इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। वो कौन से हैं? वाराणसी, आप याद रख सकते हैं, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ठीक है ना, चित्रकूट। उसके बाद अमेठी भी इम्पॉर्टेंट है, मुरादाबाद, हरदोई, जालौन, शामली, सहारनपुर, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होंगे तो काम चल जाएगा आपका। आप मैप में इन्हें शो कर सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन पुरोहित, ठीक है ना। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया संस्कृत में इन पुरोहित, दैट इज़ कर्मकांड, बिहेवियरल वास्तुशास्त्र, बिहेवियर एस्ट्रोलॉजी एंड योगा साइंस, ठीक है ना। 4 कोर्सेज में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का डिप्लोमा 4 कोर्सेज के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए हम थोड़ा सा इस स्कीम का एनालिसिस पार्ट में जाते हैं। अभी तक क्या होता था, जो संस्कृत एजुकेशन होती थी, जो संस्कृत एजुकेशन लेके मोस्टली मंदिर में पंडित बनते थे, बाहर यज्ञ करते थे प्राइवेटली, जो हम बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते थे, बाहर यज्ञ करते थे, या फिर कुछ वास्तुशास्त्रों की चीज़ें बताते थे। तो अब उस एजुकेशन को हम पहले इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज थी, अब उसे फॉर्मल बनाने के लिए एक डिप्लोमा कोर्स कर दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल टू फॉर्मल मूव कर रहे हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्राई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्या क्या हो सकती हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हो गए वहाँ पे, ये इनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो सकता है कि आगे रख दें मंदिर्स में। उसके बाद डिजिटल ऐप, बहुत सारी डिजिटल ऐप्स आ गई हैं, एस्ट्रो हो गई, योगी हो गई, शादी.com हो गया। यहाँ पे जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनकी ज़रूरत हो सकती है, डिजिटल कुंडली बनने लग गई हैं। तो देखिए कि ये जो डिप्लोमा कोर्स है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट को कैटर करने की कैटर करने का फुलफिलमेंट की जा रही है। फॉर्मलाइजेशन थ्रू डिग्री के थ्रू फॉर्मलाइज की जा रही है। गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत से पंडित होते हैं, बहुत से पुरोहित होते हैं, उनकी बहुत वैल्यूज होती है। तो इस डिप्लोमा को करके वो अपनी एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस लोगों में बता सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे आप देखते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, वहाँ पर एक बंदे के पास एमबीए की डिग्री है तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे के बंदे के पास एमबीए की डिग्री नहीं है, चाहे भले उसके पास टैलेंट ज़्यादा हो, काम ज़्यादा अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी उतनी अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो सकती है। तो वैसे ही हम देख लेंगे कि अगर जो डिप्लोमा कर लेगा संस्कृत में तो उसकी काफ़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों को देख के ही ये कोर्सेज इस्टेब्लिश कर रही है। कोर्स के बारे में देखते हैं। 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन है, 2 सेमेस्टर होंगे जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। और उस इस प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी हु पास्ट अपर माध्यमिक इन अबव कोर्सेज, ठीक है ना। अपर माध्यमिक जिसने इन 4 में किया होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि अगर नहीं किए तो नहीं मिलेगी। तो और नो एज लिमिट, कोई भी कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। जो बूढ़े हैं वो भी कर सकते हैं, जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने 11 नए रेजिडेंशियल स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया है, इस्टेब्लिश किया। 5 न्यू संस्कृत रेजिडेंशियल सेकेंडरी स्कूल को भी इस्टेब्लिश किया गया है। 4 डिप्लोमा कोर्सेज को स्टार्ट किया है फॉर वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना, वोकेशनल एजुकेशन। फ्री ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की गई है एट संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में 4 नए ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की गई हैं। ई कंटेंट प्रोवाइडिंग स्टूडियो, ई कंटेंट प्रोवाइडिंग स्टूडियो वाज एस्टेब्लिश्ड इन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन प्रीमिसेस, ठीक है ना। ई कंटेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो को हायर एजुकेशन के प्रीमिसेस में, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रीमिसेस में इस्टेब्लिश किया गया है। करंट की न्यूज़ है, ये भी करंट की न्यूज़ है, ये सारी करंट की न्यूज़ हैं। तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करना है वो इसके साथ, संस्कृत एजुकेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत एजुकेशन कैसे ग्रो कर रही है, कैसे नर्चर कर रही है, उसमें करंट गवर्नमेंट का क्या रोल है, करंट लेवल पे कैसे रिवैम्प करने की के लिए इसे देखा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हायर एजुकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन देखती है। डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन, ओवरसी करने के लिए एंड हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। और इसे हेड कौन करता है? सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन इसे हेड करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये हायर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके की फंक्शंस देखते हैं। ओवरसीइंग एंड सुपरविजन हो गया, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ हो गया, ग्रांटिंग ऑफ एफिलिएशंस, ठीक है ना। एफिलिएशन प्रोवाइड करता है कि नहीं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन प्रोवाइड कराएगा। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा मान्यता प्राप्त, उसका मतलब होता है कि एफिलिएटेड है और एफिलिएटेड है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करना भी इसका एक की फंक्शन है। थ्रू वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएगा, सेमिनार एंड अदर इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, बैचलर्स डिग्री इन साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड कंप्यूटर लैब्स, लॉ, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया हमारा, एलएलबी हो गया, ये सब बैचलर्स डिग्री में आते हैं। रिसर्च हायर एजुकेशन का पार्ट है। टेक्निकल एजुकेशन हो गया हमारा, एग्रीकल्चर एजुकेशन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया। मेडिकल एजुकेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाई एग्रीकल्चर एजुकेशन उत्तर प्रदेश हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी देखेंगे, वोकेशनल एजुकेशन के भी बारे में देखेंगे। वोकेशनल एजुकेशन में हमारे ITI हो गए, डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद पॉलीटेक्निक हो गए हमारे। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स जैसे और भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। एम ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू इम्पार्ट, हमारा हायर एजुकेशन का एम क्या होता है वो देखते हैं। टू इम्पार्ट स्पेशलाइज नॉलेज को इम्पार्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है। उसके नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कराना है ताकि हम रेडी टू जॉब रहें। जो हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसे हम वो स्किल हम डेवलप कर लें कि हम ओपन मार्केट में जॉब को एक्वायर कर सकें या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को परस्यू कर सकें। एंड मेक रेडी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद
स्पेशलाइज नॉलेज इतनी हो जाए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी रेडी रह सकें, नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकें फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप कर सकें। तो ये हमारा एम हो गया। उसके बाद हायर एजुकेशन का डिवीज़न देखते हैं, इसका जो गवर्नेंस पार्ट है उस पर देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन हो गया, हायर एजुकेशन स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन हो गई हमारी, और हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन हो गई, एंड डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हो गई। अगर आपको ये नाम नहीं याद आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, फिर रिलेट करना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेट करना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेट करना है। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या काम करती है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पीसीएस ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए, और दूसरे ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके बाद ओवरऑल रिक्रूटमेंट करती है, रिकमेंड करती है, रिकमेंड गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि इन बच्चों को आप वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट किया है इन्हें, आप वो कर मतलब रिक्रूटमेंट के बाद आप इन्हें पोस्ट दे सकते हैं। तो वैसे ही हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन भी रिकमेंडरी बॉडी है, रिक्रूटमेंट करते रिकमेंडरी बॉडी है, रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट को, रिक्रूटमेंट करने के बाद रिकमेंड करती है, सेलेक्ट एंड अपॉइंटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उन्हें अपॉइंट करती है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, प्रमोट मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करती है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन डिसाइड करती है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सर्विस कमीशन याद रखिए, सर्विस कमीशन हायर एजुकेशन में होती है। तो अब कैसे याद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ठीक है, इतना याद कर लीजिए, ये बहुत है आपके लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एक्ट 1980 के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी। ये स्टेचुरी बॉडी हो गई हमारी, स्टेचुरी बॉडी हो गई। अगर ये सब चीज़ें आप आंसर में डालेंगे बीच बीच में कि हायर एजुकेशन कमीशन इसके थ्रू रिक्रूट होते हैं, इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ करेंगे अपने आंसर में, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, जो स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, इसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग करेगी, एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन के बारे में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेट में प्रमोट करना है उसे प्रमोट करेगी, ठीक है। ये 1995 एक्ट आया था 1995, उसमें इस्टेब्लिश किया गया था। एंड उसके बाद ये कोऑर्डिनेट विद यूजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूजीसी को बीच कोऑर्डिनेट करेगी। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगी, रिसर्च एंड एकेडमिक प्लानिंग देखेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एंड उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। मेरा क्वेश्चन कराने का पर्पज़ ये कि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दोनों आप असाइनमेंट करके पोस्ट कर दीजिए। ये नहीं कि आप प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं, आप ओवरऑल ऐसे करके लिख सकते हैं, दोनों में कंपेयर करके लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं आंसर। उसके बाद स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन क्या है वो देखते हैं। 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 171 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 1 ओपन यूनिवर्सिटी है, 44 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 331 नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि ग्रांट लिस्ट में आते हैं, 73 सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है, ठीक है ना, एंड 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अप्रॉक्सीमेटली 53 लाख स्टूडेंट इनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में। अब देखते हैं हम याद कैसे करेंगे। 19 + 3 22, पहले 19 स्टेट यूनिवर्सिटी थी, बट अभी 3 न्यू यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, वो हम देखेंगे कौन सी हैं। इसी बार बजट में, लास्ट 2 बार बजट में बहुत ज़्यादा मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसकी डबल कर लीजिए 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, 22 × 2 44, 171 गवर्नमेंट कॉलेज, उसका डबल कर लीजिए 340 नहीं 330 है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 171 गवर्नमेंट कॉलेज, 31 नॉन गवर्नमेंट कॉलेज, 22 स्टेट यूनिवर्सिटी एंड 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, 1 ओपन यूनिवर्सिटी एंड 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी। ऐसे करके ये आप डेटा याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, अभी मैंने 19 + 3 बोला तो 3 यूनिवर्सिटीज़ ये हैं। माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, एंड महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी
को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो लैंड रिक्वायरमेंट थी स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके। पहले जो लैंड रिक्वायरमेंट थी वो 40 एकड़ हुआ करती थी अर्बन एरिया में, उसे घटाकर 20 एकड़ कर दिया है, और रूरल एरिया में 100 एकड़ थी, उसे घटाकर 50 एकड़ कर दिया है। ठीक है ना। फाउंडेशन लेड फॉर माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी, विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डाला गया है। माँ पत्तेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी देवी पाटन, इसके लिए फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। एंड महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कुशीनगर, ये जो है महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड कुशीनगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपको अपीयर हो जाए। लास्ट बार आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था, 2023 के बजट में मेंशन थी, ये 2024 के बजट में मेंशन है और आ सकता है। मुझे लगता है कि फेयर चांसेस हैं इसके आने के, इसलिए मैंने इसके बारे में आगे बताया हुआ है। उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो दिव्यांग के लिए ये यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। उसके बाद नैक ग्रेडिंग होती है, जो ग्रेडिंग लेवल नेशनल लेवल पे किया गया है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग करती है। तो उत्तर प्रदेश में A++ की कैटेगरी में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो देख लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी, CCU यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फुले, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है, CJMU कानपुर में है, जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी NA नैक की A++ ग्रेड में आती हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी ग्रेडिंग ये है। तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में दिखाने के लिए। ठीक है। हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, इसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उत्तर प्रदेश में। उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश में कैसे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके नीचे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का। उसके स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन होता है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे देखते हैं कौन सा था हमारे पास, टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उत्तर प्रदेश में, वो देखता है सारी टेक्निकल एजुकेशन को। टेक्निकल एजुकेशन को हमने डिप्लोमा कोर्सेज में डिवाइड कर रखा है, डिग्री कोर्सेज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, इन दो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो मोस्टली वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, जो कि पॉलीटेक्निक हो गया हमारा, उसके बाद ITIs हो गए, इनके थ्रू दी जाती है। एंड 12th के बाद एंड 10th के बाद ये चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनमें BTech की डिग्री, BTech MTech एंड बैचलर्स की डिग्री इनके थ्रू दिया जाता है। और देखते हैं कैसे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में इनको परस्यू किया जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज एंड डिग्री कोर्सेज। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एस IITs होते हैं। IIT कानपुर हो गया, कल्याणपुर में है जो, IIT BHU वाराणसी में है, MNIT इलाहाबाद, एंड मैनेजमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। और भी कॉलेजेस हैं लेकिन यहाँ पे सारे मेंशन नहीं किए हुए हैं। उसके बाद स्टेट जो कॉलेजेस हैं, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई। ये इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्नोलॉजिकल में उन्हें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन हो गई, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, तो इसे यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं। ठीक है। ओवरसी करते हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अभी क्या है, कितने कॉलेजेस हैं वो देखते हैं और किसके अंडर में आते हैं। 15 गवर्नमेंट फंडेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, ओवर ऑन 1401 डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, और लगभग 51 कॉलेज ऑलरेडी बीइंग इस्टेब्लिश, अभी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। लगभग 1450 डिप्लोमा लेवल के कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश
किए जा रहे और मतलब प्रोसेस में हैं या फिर चल रहे हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम इम्पार्ट कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को एंड वोकेशनल कोर्सेज़ को। इसमें 2 ईयर एंड 3 ईयर के कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स एंड 3 ईयर के कोर्सेज़ होते हैं। इसमें जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, और जो एंट्रेंस कौन कराता है, टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल इनका एंट्रेंस कराती है। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, आप एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए कि 2 ईयर एंड 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं, एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ाम होता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको याद नहीं करना। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करनी है। 1451 डिप्लोमा कॉलेज हो गए, 15 गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कॉलेज हो गए। ये सब चीज़ें आपको वहीं मैन्युफैक्चर करनी है। बैचलर्स के टेक्निकल एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री में बीटेक की डिग्री होगी, बीआर की डिग्री होगी, एमटेक की डिग्री होगी, वेरियस डिपार्टमेंट के होंगे। 4 ईयर के कोर्सेज होंगे, 4 ईयर के कोर्सेज होंगे, 2 ईयर के ऑफर किए जाएंगे, पीएचडी होगी, वो 5 ईयर की होगी। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी, ये मैंने कहीं दी नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर आपको आंसर लिखना है तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोवाइड मैन पावर प्रोवाइड कराती है कौन इंडस्ट्री को, जो कि लार्जर चंक होती है, लगभग 70 to 80% जो मैन पावर यहीं से आती है, जो डिप्लोमा किए होते हैं या पॉलीटेक्निक किए होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जो बैचलर्स डिग्री के कोर्स करके जाते हैं वो ऑफिसर लेवल पे काम करते हैं, जो कि ऑफिस में बैठ के प्रॉपर गाइड करते हैं, पॉलिसी कंपनी की पॉलिसी से डिस्कस करते हैं, या फिर ओवरऑल मैन पावर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका टेक्निकली साउंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है, टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, और जो कि फील्ड वर्क में काम करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड मैन पावर एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, पॉलीटेक्निक आईटीआई कॉलेजेस। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट। ये हम देख चुके हैं। डीटीयू जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट होता है, डीटीयू डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ओवरसी करता है, मॉनिटर करता है करिकुलम, ठीक है ना। कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर एंड 3 ईयर होती है। उसके बाद टोटल कितने कॉलेजेस हैं हम एक बार देख लेंगे, आगे आगे देखेंगे। लगभग 161 पॉलीटेक्निक हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं, बाकी लगभग 7,000 के अराउंड 7 एक बार देख लेंगे, अभी मुझे याद नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज लैब इन 89 पॉलीटेक्निक्स में 89 लैंग्वेज लैब को इस्टेब्लिश किया गया है। 251 स्मार्ट क्लासरूम इन गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों चीज़ें इसी बार के बजट में आई हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद जो पॉलीटेक्निक है वो डिप्लोमा कोर्सेज को ऑफ़र किए जाते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल डिसिप्लिन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ये सब चीज़ें बहुत ही जनरल सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपको ये सब मेंशन करना होगा आंसर में, तो आपका आंसर काफ़ी बेहतर लगेगा वहाँ पे। अगर बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकम मेजर पार्ट ऑफ मैन पावर इन इंडस्ट्री एंड वर्क्स एज जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, ठीक है। न्यू एज कोर्सेज को इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन पॉलीटेक्निक में। न्यू एज कोर्सेज जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये भी इस बार बजट में दे रखा है, बजट एंड, तो आप इस पर भी फोकस करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 771 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं, तो कि और ये अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज़ को ऑफर करते हैं, ठीक है ना। डिग्री कोर्सेज़ कौन से होते हैं? बीटेक हो गया, बीआर हो गया, बीएस हो गया, एमटेक हो गया, एमएस हो गया, पीएचडीज़ हो गई, ये सब कोर्सेज़ ऑफर करते हैं। पोस्ट डॉक हो गया, पोस्ट पीएचडी कोर्सेज़ को भी ऑफ़र किए जाते हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए। तो फॉर और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जो भी कोर्स होगा उसमें बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी, ब्रॉड लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि आपकी बहुत ही नॉलेज डीप हो, आप रिसर्च नई नई चीज़ों को खोज सकें। आपको इतना कैपेबल कर दिया जाए कि आप सेल्फ लर्निंग वाली मोड में आ जाएँ कुछ नई चीज़ों को खोजने के लिए। थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट की जाएगी, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, लैब के थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग की जाएगी, आपको असाइनमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग की जाएगी, जिससे कि आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाले मोड में चले जा सकें। प्रिपेयर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। प्रोवाइड मैन पावर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए कोर्सेज होते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, बिकम पॉपुलर कोर्सेज। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश में। अलॉन्ग विद कन्वेंशनल, ये
कन्वेंशनल कोर्सेज हो गए, ठीक है ना। अलॉन्ग विद कन्वेंशनल कोर्सेज, ये जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं इनके अलावा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, तो ये न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आईआईटी कानपुर में हो गया, आईआईटी बीएचयू, एनआईटी इलाहाबाद, इन सब कॉलेजेस में न्यू कोर्सेज इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि जो बदलती टेक्नोलॉजी है उसे भी हम मैन पावर प्रोवाइड कर सकें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड को इंडिया में कैटर किया जा सके, ठीक है। उसके आगे हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी कौन सी है उत्तर प्रदेश में? AKTU है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और जो ये उसके बाद हमारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होंगे, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड मदन मोहन मालवीय ह्यूमन एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। AKTU के बारे में देखते हैं। AKTU पब्लिक यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है इसमें, और ये एफिलिएशन प्रोवाइड कराती है कॉलेजेस को। इसके अंडर में बहुत से कॉलेज, ये एक यूनिवर्सिटी होगी, इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, एक कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे। इनको करिकुलम प्रोवाइड कराया जाएगा, एफिलिएशन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, इनके रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा इनका, और उसके बाद डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बच्चे होंगे उन्हें डिग्री भी AKTU प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। प्रोवाइड सिलेबस, करिकुलम, कंडक्ट एग्ज़ाम, डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है। टोटल 771 कॉलेजेस हैं इसके अंडर में, ठीक है। उसके बाद UPTU, AKTU का ओरिजिन कैसे हुआ देखते हैं। पहले AKTU का नाम UPTU हुआ करता था, बाद में 2015 में इसका नाम चेंज करके AKTU कर दिया गया, AKTU कर दिया गया। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसकी हिस्ट्री इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कौन से हैं AKTU के अंडर में? IET लखनऊ हो गया, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज फॉर हैंडीकैप्ड इन कानपुर, ठीक है। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, PSIT IMT गाजियाबाद। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस के नाम फेमस लिख रखे हैं मैंने। आप चाहें तो इसे मैप पे भी दिखा सकते हैं। अगर रीजनल डाइवर्सिटी या रीजनल इनइक्वालिटी एजुकेशन आ जाए उत्तर प्रदेश में, या फिर आपको क्रिटिसाइज़ करना हो किसी चीज़ को, तो आप दिखा सकते हैं मैप पे कि इस एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या एजुकेशन हो गया कि बेहतर सुविधाएं रेदर देन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में या यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में, यहाँ पे एजुकेशन का उतना अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप मैप पे दिखा सकते हैं। उसके बाद ऑटोनोमस हो गया हमारे पास, ऑटोनोमस कॉलेज हो गया HBTU, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, हरकोट बटलर हो गया। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, ऑटोनोमस हो गया। ऑटोनोमस का मतलब ये करिकुलम अपना खुद ही डिज़ाइन करेगा, एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट कराएगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये खुद ही अपना लेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, डिग्री भी खुद ही प्रोवाइड कराएगा। तो ओवरऑल इसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस होती है चीज़ों को सेट करने के लिए। बच्चों को कि जैसे कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना है तो खुद ही डिज़ाइन करके कोर्स इंट्रोड्यूस कर देगा, ऊपर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल टाइम पे चीज़ें होती रहती हैं, इसमें इनोवेटिव चीज़ें रियल टाइम पे करते रहते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑफ़र कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करता है? BTech, MTech, PhD, MBA, सोशल साइंसेज, ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी कौन है? गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। वो जो इसका वाइस चांसलर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप हर कॉमन ही हैं, हर किसी में मेंशन कर देना है आपको, तो आपका फिर क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आप ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे तो बहुत ही यूपी स्पेसिफिक लगेगा। इसका नाम 2016 से पहले HBTI हुआ करता था, 2016 में इसका नाम चेंज करके HBTU कर दिया गया। पहले ये AKTU के अंडर में आता था, अब ये ऑटोनोमस हो गया है। अभी इसने 100 ईयर अपने कंप्लीट किए हैं 2021 में, एंड NAC रेटिंग में A++ की इसकी रेटिंग होती है, और मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप 25 इंस्टीट्यूट में रहता है, ठीक है। उसके बाद MMTU हो गया हमारा, स्टेट यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 2013 में बाय अपग्रेडिंग इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया। पहले ये मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, अब ये यूनिवर्सिटी हो गया है, और ये 1962 में कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। 2013 में अपग्रेड करके इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है। इसे अपग्रेड किया गया थ्रू एन एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज़ मदन मोहन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्ट 2023, ठीक है। इसे भी NAC की जो A ग्रेड है उसमें डाल के रखा हुआ है, और इसका एडमिशन पहले UPC के थ्रू होता था, अब JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होते हैं, और
पीजी कोर्सेज में गेट के स्कोर के थ्रू इसका इसमें एडमिशन होता है। एमएससी, एमसीए, ये सारे कोर्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। इसकी नैक रैंकिंग 84 है 2024 में, और 94 इन ओवरऑल कैटेगरी में इसकी रैंक है। इसके बाद हम देखते हैं 15 इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए अंडर स्टार्टअप पॉलिसी इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं जो सीड लेवल पे स्टार्टअप होते हैं, इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप होते हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सके तो फिर और ये स्टार्टअप कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए किया गया है। ठीक।